हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फीचर्स। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हम आजाद हुए तो उस टाइम हमारी जो कंट्री उसकी कैसी कंडीशन थी, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन उस टाइम कैसी थी, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो हमारी बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। बैकवर्ड मींस बैकवर्ड इकोनॉमी और स्टेगनेंट। बैकवर्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम हो। अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम लो है तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। तो जब हम आजाद हुए उस टाइम जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो हमारी थी सिर्फ 230 रुपीज, जो शो करती है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या थी, बैकवर्ड। बैकवर्ड मींस जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम हो, लो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी, स्टेगनेंट मींस कि जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज लो। अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो उसको हम कहेंगे बैकवर्ड इकोनॉमी, और अगर पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो ना के बराबर है, बहुत ज्यादा कम है, तो उसको हम कहेंगे स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो हमारी पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी न के बराबर थी। 1850 से 1925 के बीच में हमारी जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट थी वो हमारी थी 0.5% पर एनम, और 1925 से 1950 तक ये जो ग्रोथ रेट थी ये और भी ज्यादा कम हो गई थी, 0.1%। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड तो थी ही, यानी कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज्यादा कम थी, और साथ ही साथ स्टेगनेंट भी थी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज्यादा कम थी। 1850 से 1925 के बीच में हमारी पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो थी 0.5% पर एनम, और 1925 से 1950 तक जो हमारी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट थी वो हमारी और भी ज्यादा कम हो गई थी, 0.1%। तो इसीलिए क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी बैकवर्ड थी और स्टेगनेंट थी, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, बहुत ज्यादा लो थी। नेक्स्ट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे फीचर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो उसमें हमें सेम एक्सप्लेन करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में।
कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो क्या था? बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी, और मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन थी वो हमारी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। 72-75% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो था 50%, कि पॉपुलेशन तो हमारी लगी थी 72% के आसपास, 70-75%, लेकिन जीडीपी में उसका जो कंट्रीब्यूशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर का वो था 50%। और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड था और स्टेगनेंट था। हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 और 48 में, वो टोटल हमारा प्रोडक्शन था 527 लाख टन्स। ऐसे ही हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी हमारा बैकवर्ड था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हम डिटेल से इसकी स्टडी कर चुके हैं, तो वही हमें इसमें एक्सप्लेन करना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें हमारे यहाँ पे जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो हमारी यहाँ पे न के बराबर थी। उसकी डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया। जो कैपिटल गुड्स थी वो हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। जो हमारी कंज्यूमर गुड्स थी उनमें भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। जो भी कंज्यूमर गुड्स थी, जो हमारी जरूरत की चीजें थी, वो भी हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। हमारे यहाँ पे कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी, उनकी भी डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने नहीं की, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील जो 1907 में शुरू हुई थी जमशेदपुर में, तो वो हमारे पेपर, सीमेंट, शुगर की जो इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उनकी भी डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने नहीं की। वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से हमारे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज शुरू हुई थी। और हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको तो ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मोटिवेशन मिले, वो और ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। तो ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि ब्रिटेन से बनी बनाई जो चीजें हैं उनका जो मार्केट है वो इंडिया में एक्सपेंड हो सके, और जो रॉ मटेरियल है उनका ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जा सके। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें भी हमें वही एक्सप्लेन करना है जो हमने पहले पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमें वही शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं इन डिटेल, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इसकी जो फीचर है, रैम्पेंट पॉवर्टी। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी थी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था उसको ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हैंडीक्राफ्ट की वजह से हमारे यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे उनको रोजगार मिला हुआ था, और हैंडीक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो सेल्फ सफिशिएंट था, हम आत्मनिर्भर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आते ही कैश क्रॉप्स की जगह और फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। और एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने जमींदारी सिस्टम भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो टिलर्स थे, जो लैंडलेस फार्मर थे, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी। जमींदारी सिस्टम होने की वजह से जो टिलर्स थे उनके पास लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता था, और जो जमींदार थे वो लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी खर्चा नहीं करते थे। और जो हैंडीक्राफ्ट थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, उसको ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन को देखते हुए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे नहीं था। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे की थी, रोड, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राम, पोर्ट। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने की थी, लेकिन उसका यूज ब्रिटिशर्स ने हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं किया, उसका यूज उन्होंने अपने ब्रिटेन के फायदे के लिए ही किया। 1948 में हमारे यहाँ की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी। जो रोड की, रेलवे की शुरुआत तो की थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन वो जो उनका कवरेज था, जो रेलवे की जो लाइंस थी, वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी हमारे यहाँ पे अच्छी नहीं थी। Heavy dependence on import, हमारे यहाँ पे कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने नहीं की। हमारे यहाँ पे जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो न के बराबर थी। तो जब हम आजाद हुए तो जो भी कैपिटल गुड्स थी वो हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। जो कैपिटल गुड्स थी वो हम ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे। जो हमारे जो आर्मी फोर्सेस थी, जो इक्विपमेंट हम यूज करते थे आर्मी फोर्सेस के लिए, वो भी हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा जो भी कंज्यूमर गुड्स थी, यानी कि जैसे सीविंग मशीन, केरोसिन ऑयल, मेडिसिन्स, बाइसिकल्स, तो जो कंज्यूमर गुड्स थी वो भी हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्टली हम डिपेंड थे इंपोर्ट पे, क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री ना के बराबर थी, इसलिए मोस्टली हम जो मशीन्स थे वो इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन से। जो भी आर्मी फोर्सेस थी वो भी अपने इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रही थी, और जो कंज्यूमर गुड्स थी, कंज्यूमर की जो गुड्स थे, उनके लिए भी हम ब्रिटेन पे ही डिपेंड थे, उनसे हम इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट जो फीचर थी इंडिया की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ की 86% जो पॉपुलेशन थी वो गांव में रह रही थी। सिर्फ 14% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी अर्बन एरियाज में रहती थी। तो इससे हमारी कंट्री की बैकवर्डनेस का पता चलता है, क्योंकि जो कंट्री जितनी ज्यादा डेवलप होती है उसमें उतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होता है। कोई भी कंट्री डेवलप है नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जिस कंट्री की ज्यादा वर्क फोर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगी है तो डेवलप्ड कंट्री है, और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं उतना ही अर्बनाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो मेन सेंटर होता है वो अर्बन एरियाज में। इंडस्ट्रीज मोस्टली अर्बन एरियाज में ही पाई जाती हैं, और इंडस्ट्रीज में अगर डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्रीज की, तो लोग मूव करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए।
तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ज्यादा अर्बनाइजेशन होता है, लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमारी 86% जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में रह रही थी और 14% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी अर्बन एरिया में थी। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मीन्स कि हमारे यहाँ पे एक तो कैपिटलिस्ट थे और दूसरा हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था जब हम आजाद हुए। सेमी फ्यूडल मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड, वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो भी प्रोडक्शन करता है और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करता है। किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्टर है, पब्लिक और प्राइवेट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मींस जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। तो हमारी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, यानी कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी जिसमें एक तरफ तो जमींदारी सिस्टम था कि जिसमें जो जमींदार थे उनको मालिक बना दिया गया था जमीन का, कल्टीवेबल लैंड होल्डिंग्स का। तो जो जमींदार थे वो जमीन के मालिक थे और वो अपनी जमीन काम करने के लिए टिलर्स को प्रोवाइड कर रहे थे और इसके बदले में वो टिलर से मनचाहा लगान वसूल करते थे, इनकी टिलर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो एक तो हमारा जमींदारी सिस्टम था जिसमें एक तरफ जमींदार थे जो जमीन के मालिक थे और दूसरी तरफ टिलर्स थे। जो जमींदार थे वो टिलर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे मनचाहा लगान वसूल करते थे। और दूसरा हमारे यहाँ पे कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी था जो अपना प्रोडक्शन कर रहा था। इसमें भी दो क्लास थी, एक ओनर और दूसरा लेबर। कि जो कैपिटलिस्ट थे वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे। तो जो कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ पे था जो प्रोडक्शन कर रहा था, जिसमें जो बिजनेस शुरू कर रहे थे वो ओनर थे और जो लोगों को काम मिल रहा था यानी कि लेबर क्लास हमारे यहाँ पे शुरू हुई कैपिटलिस्ट की वजह से। और दूसरा जमींदारी सिस्टम। इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में। सेमी फ्यूडल मींस कि मिक्स्ड इकोनॉमी थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा था और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदारी सिस्टम था हमारे यहाँ पे, जिसमें जमीन के मालिक जमींदार को बना दिया गया था और वो डीलर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। नेक्स्ट इसकी जो फीचर है वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल मींस कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके उसी कंट्री को एक्सप्लॉइट करती है, उस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करती है अपने फायदे के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल। तो कॉलोनियल इकोनॉमी थी हमारी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ पे इंडिया में आए तो थे स्पाइसेस का ट्रेड करने, लेकिन धीरे धीरे हम पे रूल करना शुरू कर दिया। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज सबको उसने एक्सप्लॉइट किया। हमारे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और ब्रिटेन के बने बनाए सामान को यहाँ इंडिया में
सेल करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटेन की बनी बनाई मशीन मेड गुड्स थी उनका मार्केट हमारे यहाँ पे एक्सपेंड हो गया था। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी। एक इसकी और नेक्स्ट जो फीचर है वो है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। तो ये तो थी हमारी जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मींस जब हम आजाद हुए तो उस टाइम तक हमारी ये कंडीशन थी कॉलोनियल। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी थी, मींस हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया था। हमारी जो इंडिया है वो डिवाइड हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान में। और इसकी वजह से हमारी जो जूट और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ तो हमें टोटल पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो बड़ा मिला 82%, और जो फर्टाइल लैंड थी उसका हिस्सा जो हमें मिला वो था नियर अबाउट 65%। तो जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो हमारी जो कंट्री है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के हिस्से में फर्टाइल जो लैंड है उसका हिस्सा बड़ा चला गया और हमें पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा मिला। और इस पार्टीशन की वजह से हमारी जो जूट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मोस्टली जो फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। इसके अलावा हमारा जो एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडिया। तो इसमें कुछ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट थे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। हमारे यहाँ पे जो 1850 में रेलवे की शुरुआत हुई तो उसके हमारे ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। एक तो रेलवे की वजह से हमारी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में जो बैरियर्स थे कि बहुत लंबा जो रूट होता था वो हम पार नहीं कर पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत मुश्किल काम था, तो वो रेलवे ने आसान बना दिया। रेलवे की वजह से अब हम एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत इजीली आ जा सकते थे। दूसरा, रेलवे की वजह से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शलाइजेशन, जो कमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेन रीजन है रेलवे की। क्योंकि रेलवे की वजह से जो किसान है वो अपने प्रोड्यूस को दूसरी जगह पे ले जाके बेच सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कमर्शलाइजेशन हुआ वो भी मेन देन है रेलवेज की। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट हुई धीरे धीरे वो भी रेलवे की वजह से, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट जो हमारा एक्सपेंड हुआ वो रेलवे की वजह से हुआ। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज जब शुरू होती है तो उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है और रेलवेज के थ्रू रॉ मटेरियल को मंगवाना आसान हो गया। और ऐसे ही गुड्स को बनाने के बाद उनको रेलवे की वजह से सेल करना भी इजी हो गया कि एक जगह पे सामान को आप बना के और दूसरी जगह पे इजीली उसको सेल कर सकते थे। तो रेलवे की वजह से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शलाइजेशन हुआ। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा डेवलप हुआ वो भी हमारा रेलवे की वजह से। अब क्योंकि रेलवे की वजह से रॉ मटेरियल को मंगाना आसान हो गया और उस बनने के बाद उस सामान को दूसरी जगह पे अलग अलग शहरों में सेल करना आसान हो गया। इसी वजह से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इंक्रीज हुए।
क्योंकि रेलवे की वजह से जब रॉ मटेरियल हम मंगवा सकते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो भी हमारे इंक्रीज हुए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो अकाल पड़ते थे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा अकाल पड़े, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जाने भी गई। लेकिन रेलवे के इंट्रोडक्शन की वजह से हमारे यहाँ पे अकाल तो पड़े, लेकिन उसमें लोगों की जाने नहीं गई, क्योंकि अब रेलवे की वजह से खाना पहुंचाना, खाने पीने की सामग्री को पहुंचाना आसान हो गया। तो इसीलिए जो अकाल पड़े उनमें लोगों की जाने नहीं गई। कोई ऐसा अकाल आजादी के बाद हमारे यहाँ पे नहीं पड़ा जिसमें लोगों की जाने गई हो, क्योंकि रेलवे के इंट्रोडक्शन की वजह से उन लोगों तक आसानी से खाने पीने का सामान पहुंचाया जाने लगा। और रेलवे के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हम पे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से हुए, क्योंकि रेलवे का यूज ब्रिटिशर्स ने किया। एक तो रॉ मटेरियल को अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया ताकि उसको ब्रिटेन भेजा जा सके। ऐसे ही ब्रिटेन से जो भी बना बनाया मशीन मेड जो सामान आया, उसको सेल करने के लिए, ताकि जो ब्रिटेन की जो गुड्स थी उनके मार्केट को एक्सपेंड किया जा सके। तो रेलवे की वजह से हमारे यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स था उसका यूज किया ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए, और उसी रॉ मटेरियल का यूज करके ब्रिटेन में जो भी मशीन से जो गुड्स बनी उनको इंडिया में ही सेल किया गया यूजिंग रेलवेज। यानी कि हमारे यहाँ का जो हैंडमेड सामान था उनकी डिमांड कम होने लग गई, क्योंकि जो मशीन मेड जो सामान होता है उसकी कॉस्ट भी कम लगती है और क्वालिटी वाइज अच्छा भी होता है। तो इसीलिए रेलवे की वजह से हमारे यहाँ पे ब्रिटेन की जो गुड्स थी उनका मार्केट एक्सपेंड हो गया, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, हाथ से बनने वाला सामान था, उनका मार्केट हमारा नैरो हो गया, धीरे धीरे करके सिकुड़ने लग गया। तो ये हमारे थे गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। अब इस फर्स्ट चैप्टर में से आपसे जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके सबसे पहला तो यही कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1881, स्वेज कैनाल, ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, इसके अलावा 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट थे, जो प्राइवेट इकोनॉमिस्ट थे हमारे, जो उन्होंने हमारी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ रेट को मेजर किया था। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 1950 तक, 1900 से 1950 तक, वो हमारी 2% से भी कम थी, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी 0.5% से भी कम थी। या फिर आपसे नाम पूछ सकते हैं, नेम सम इकोनॉमिस्ट हु मेजर आर पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम। तो वो हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर में प्रोडक्टिविटी, डिफाइन प्रोडक्टिविटी, या फिर टू फोल्ड मोटिव, बिहाइंड
सिस्टमैटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन। Twofold motive behind systematic deindustrialization by Britishers in India। या फिर आपसे पूछ सकते हैं ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ मीन्स कि हमारा जो सरप्लस एक्सपोर्ट था, हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो सरप्लस था, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट कम थे। तो एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से हमारी कंट्री में गोल्ड और सिल्वर का इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस गोल्ड और सिल्वर का यूज किया अपने फायदे के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, या फिर वॉर फोर्ट बाय ब्रिटिशर्स। जो हमारा ट्रेड सरप्लस था, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट कम थे, उसका फायदा हम इंडियंस को नहीं मिला। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा खर्च नहीं किया गया। उसको हम बोलते हैं ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इसके अलावा इसमें फर्स्ट चैप्टर में से आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम कहाँ शुरू किया गया, वेयर जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में हमारी कितनी वर्क फोर्स लगी थी, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी वर्क फोर्स लगी थी, या टर्शियरी सेक्टर में कितनी वर्क फोर्स लगी थी, या फिर हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कि डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनका मीनिंग भी पूछ सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड जो डेटा है कि हमारी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी डेथ रेट कितनी थी, बर्थ रेट कितनी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, या फिर द ईयर 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है। Why the year 1921 is called the year of great divide? या फिर 1921 से पहले हमारा जो इंडिया था वो कौन से ट्रांजिशन में था, फर्स्ट या सेकंड? तो 1921 से पहले हमारा इंडिया फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थे। लेकिन 1921 के बाद हमारा जो इंडिया है वो सेकंड ट्रांजिशन में आ गया था, क्योंकि हमारी जो डेथ रेट थी वो कम हो गई थी। बर्थ रेट तो ज्यादा थी लेकिन डेथ रेट हमारी कम हो गई थी। इसके अलावा इसमें आपसे पूछ सकते हैं गुड इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे की। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके इंडियन इकोनॉमी पे कौन कौन से उसके अच्छे इम्पैक्ट हुए, या पार्टीशन से कौन सी हमारी जो इंडस्ट्री थी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई, जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। या फिर सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट जो फेमिन था वो कौन सा था, कहाँ पे था और कितने लोगों की इसमें जान गई। या फिर एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल मींस कि मिक्स्ड इकोनॉमी, कि उसमें जो प्राइवेट सेक्टर था, जो कैपिटलिस्ट थे,